अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मैंने बटन पर हाथ रखा और इफ्तिताह हो गया EVM का। टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है मगर पता नहीं अपोजिशन क्यों मशीनों से डर रही है। क्या कहा आज प्राइम मिनिस्टर ने, ज़रा सुनिए। अभी ये देख रहा था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने ये इनॉग्रेशन किया, हाथ रख के टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। तो मैं हैरान हूं कि ये जो अपोजिशन सारी ये टेक्नोलॉजी का क्यों नहीं वोटिंग के ऊपर इस्तेमाल पर रुके हुए हैं। आजकल नाज़रीन तहरीक इंसाफ हुकूमत का ये हाल है कि एक इत्तेहादी मानता है तो दूसरा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर देता है और दूसरी जमात राजी होती है तो तीसरी नाराज़ हो जाती है। इंतखाबी इस्लाहात समेत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक, ऐसे महसूस होता है कि ये सारे मामलात हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। पहले इंतखाबी इस्लाहात को लेकर अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन एतराज़ात उठा रहा था, जबकि अब इत्तेहादियों ने भी मैं ना मानूं की रिट लगा रखी है। 11 नवंबर को होने वाला मुश्तरका इजलास इसलिए मुलतवी हुआ था कि हुकूमत इत्तेहादियों ने इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, जिस पर हुकूमत ने जॉइंट सेशन मुलतवी करते हुए कहा था कि इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के साथ साथ अपोजिशन को भी राज़ी करना है। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का ऐलान करते हुए फवाद चौधरी ने अपोजिशन को दावत दी थी कि इंतखाबी इस्लाहात ज़ाती नहीं, ये कौमी एजेंडा है। आप बैठे हमारे साथ और इन तरमीम पर गौर करें। क्या कहा था फवाद चौधरी ने, ज़रा देखिए। देखिए, ये जो EVM है या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, ये कोई हमारा इमरान खान का या PTI का ज़ाती एजेंडा नहीं है। जब इस्लाहात की तरफ आप जा रहे हैं तो उस वक्त अपोजिशन शोर मचा रही है कि इस्लाहात नहीं होनी चाहिए। मैं अब भी अपोजिशन को ये कहता हूँ कि आज आप बैठे हमारे साथ, कल के इजलास में अपोजिशन इन तमाम तरमीम के ऊपर खुले दिल से गौर करे। जहाँ पे उनको तरमीम चाहिए वो तरमीम लेके आए। ये बिल हम कल पास करवा रहे हैं। तमाम इत्तेहादियों ने इसमें जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब की क़यादत के ऊपर एतमाद का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी ये ऐलान किया कि इत्तेहादी मान गए हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं, लिहाजा बुध के रोज़ पार्लिमानी मुश्तरका इजलास मुनक़्क़िद होगा। क्या कहा था शेख रशीद ने, ज़रा ये भी देखिए। फैसला हुआ है कि बजाय इसके कि 32 बिलों के इसको अभी बैठ के सिलेक्ट कर लेंगे 8 या 10 बिल। ये सारे लोग इस बात पे इत्तफाक कर रहे हैं कि बुध के दिन 12 बजे जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा। एक तरफ हुकूमती वज़रा ने इत्तेहादियों के मान जाने का कहा था कि दूसरी तरफ काफिले के रहनुमा कामिल अली आगा ने यह बयान दिया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ होने वाले इजलास में अपने तहफ़्फ़ुज़ात से उन्हें आगाह किया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी तो करवाई है, लेकिन मुश्तरका इजलास में वोट देने या ना देने से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं हुआ। दूसरी तरफ हुकूमती पार्टी की एक और इत्तेहादी जमात MQM ने भी वज़ीर-ए-आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। MQM का भी यही मौक़िफ़ है कि हुकूमती वज़रा की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने की कोई बात नहीं हुई और हमने भी मुश्तरका इजलास में वोट देने या ना देने का फ़ैसला अभी नहीं किया। अब कल इजलास है जिसके लिए अपोजिशन अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुकी है और अपोजिशन को इस बात का यकीन है, वो बड़े वसूख से कह रहे हैं कि अपोजिशन की जो लोग हैं हुकूमत के लोगों से राब्ते में है और कल कोई अपोजिशन कोई सरप्राइज़ दे सकती है। दूसरी तरफ हुकूमत इत्तेहादियों को मनाने में मसरूफ़ है। होगा क्या हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात समेत जो दीगर बिल हैं ये पास करवाने में कामयाब हो जाएगी? इसी पर मुझे बात करनी है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा कामिल अली आगा साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कामिल अली आगा साहब आपका। कामिल साहब ये बताइएगा, क्या वाकई आप लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं? देखें, अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर ने यकीन दहानी कराई है कि ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो आपके दूर कर दिए जाएंगे और उस यकीन दहानी के ऊपर हमने हमारी क़यादत ने, ज़ाहिर है कल जो 2 मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को मिले उनके साथ जो बातचीत हुई उससे चौधरी परवेज़ लाई साहब को उन्होंने आगाह किया और चौधरी परवेज़ लाई साहब ने फिर ये फैसला किया कि हमें अपना हुकूमती कानून साजी का जो है सारा सिलसिला जॉइंट सेशन के अंदर, उसके अंदर हम उनकी हमायत करेंगे। तो ज़ाहिर है कि जब हमारी क़यादत ने फैसला कर दिया है तो सोच समझ के फैसला किया है, उनको यकीन आ गया होगा कि अब अगर आप एक दफ़ा फिर से अपने तहफ़्फ़ुज़ात बता पाएं और अपनी बेसिकली आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे क्या जिनसे कल प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया? देखें, एक तो जो बुनियादी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो हैं पंजाब हुकूमत के
के खिलाफ के वहाँ पे जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी बहुत तंग हो चुकी है और वो अजियत में मुब्तला है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है और डे टू डे जो मामलात हैं उनके अंदर भी इंतज़ामी अमूर बड़े सुस्त रवि का शिकार हैं और बैड गवर्नेंस जो है वो बढ़ती चली जा रही है और हमारे जो मेंबरान असम्बली हैं उनके साथ भी उनका रवैया जो है वो पार्टनर वाला नहीं है और इत्तेहादियों वाला नहीं है। हम तो उनके इत्तेहादी हैं लेकिन वो वहाँ पे हमें इत्तेहादी नजर नहीं आते कि पीटीआई कोई हमारे साथ इत्तेहादियों वाला सलूक करे। तो ये सारी रिजर्वेशंस खसूसी तौर पे जो हमारी रिजर्वेशन ये है कि डे टू डे मामलात के ऊपर हमारी जमात के साथ जो मुआदा था उसके मुताबिक ये तय पाया था कि मशावरत होगी, डे टू डे इश्यूज के ऊपर होगी। अच्छा। और जो फैसले होंगे उनके ऊपर हुकूमत अमल दरामद करेगी। पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी हमारी इनपुट शामिल होगी और जो पॉलिसीज जारी की जाएंगी वो हमारी मशावरत के साथ जारी की जाएंगी। तो ये सारे मतलब कि जो तो अभी तक बुज़दार हुकूमत जो फैसले लेती है पंजाब में यकीन दहानी के ऊपर, ठीक है, मतलब कि जो बुज़दार हुकूमत फैसले करती है उसमें काफ लीग को अपनी इत्तेहादी जमात को ये ऑन बोर्ड नहीं लेते हैं, मुशावरत नहीं करते हैं और आप लोग इस बात से भी तंग हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन बना के रखी हुई है पंजाब हुकूमत ने अपने इक़दामात की वजह से, अपने पॉलिसीज़ की वजह से, राइट? यकीनी तौर पे यही सूरत हाल है और ये बात हम आज नहीं कर रहे, हम गुज़श्ता 3 साल से यही बात दोहराए चले जा रहे हैं लेकिन असर नहीं होता। वादे वही ज़रूर होते हैं, कभी 4 माह बाद, कभी 6 माह बाद मुलाकात कर लेते हैं चीफ मिनिस्टर साहब, लेकिन वादे वहीद करने के बाद उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते। इसकी क्या वजह है? नामालूम वजूहात की बिना पर वो फिर हमारी जो रिकमेंडेशंस होती हैं, जो हमारी गुजारिशात होती हैं उसके ऊपर कतई तौर पे कोई अमल दरामद नहीं कर पाते। और इसके अलावा जो ये रवश तो इनकी शुरू से मौजूद है कि मशावरत इनके लिए ये समझते हैं कि शायद कोई इसके अंदर बुराई है, हालांकि मशावरत तो कहते हैं दीवारों से भी करनी चाहिए और मशावरत ही एक ऐसा अमल है जो जमहूरियत की बुनियाद होती है और तो मुशावरे से ही चीजें जो है अच्छाई की तरफ जाती हैं। लेकिन तो ये तो अब 3 साल हो गए, ऑपोजिशन भी इसी चीज का रोना रो रही है बुज़दार हुकूमत की कारकर्दगी को लेकर और बड़ी ताई आप लोगों तक ये पैगामात भी पहुंचे कि अदम एतमाद की तहरीक लेकर आते हैं। पीपल्स पार्टी इसके लिए बहुत तैयार थी, नून लीग कहती रही आप लोग नंबर पूरे करें, फिर बात आकर आप लोगों पर रुक जाती थी कि पता नहीं इत्तेहादी साथ देंगे या नहीं देंगे। तो 2 साल आप लोग और इस हुकूमत को वक्त देना चाहते हैं। क्या गारंटी है इस बात की कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आपको ये यकीन दहानियां करवाई हैं वो पूरी करेंगे? देखें, हम तो वो इत्तेहादियाँ जो अपने मुआदों के ऊपर अमल पैरा रहना चाहते हैं। हमारी जमात की और हमारी क़यादत की ये खसूसियत है कि वो जिससे वादा करते हैं, जिससे मुआदा करते हैं, उसको हत्तुल इम्कान निभाने की कोशिश करते हैं। आगे से अगर भले वादे टूटते रहें, हम इनकी यकीन दानियों के हम देखें, हम तो देखें ना, आम आदमी की बेहतरी के लिए गुंजाइश निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना। हमें इस बात की तो गारंटी नहीं है कि कोई नई हुकूमत आएगी तो वो उसका लाएहमल जो है वो ऐसा होगा कि वो आम आदमी की बेहतरी के फैसले करेगी। तो हम चाहते हैं कि ये जो हैं जिनके साथ हमारा मुआदा है, अगर ये दुरुस्त सिमत की तरफ चल पड़े और अच्छे फैसले करें, मुशावरत से फैसले करें, तो 1.25 साल भी बहुत बड़ा अरसा होता है, इसके अंदर आम आदमी को डिलीवर किया जा सकता है। पिछले हफ्ते ज्वाइंट सेशन मुलतवी हुआ था, तब आप लोगों की रिजर्वेशंस सामने आई थी, यकीन दहानियां तो कल करवाई, तो उस एक हफ्ते के दौरान कोई इंप्रूवमेंट नजर आई आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए, आप लोगों को राजी करने के लिए? लेकिन अगर इंप्रूवमेंट नजर आती तो फिर हम किस बात पे वो वेला करते? इंप्रूवमेंट नहीं नजर आई तो फिर कल प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात हुई, उसके अंदर तफसीली गुफ्तगू हुई, तमाम रिजर्वेशन उनके सामने रखी, उन्होंने एक एक करके तमाम रिजर्वेशन को सुना और उसके ऊपर उन्होंने यकीन दहानी कराई और
पुख्ता यकीन दहानी कराई, जिसकी बिना पे हमने एतमाद कर लिया। हमारी क़यादत ने क्योंकि फैसला कर दिया। मैं अगर ना भी मुतमिन हूँ, देखें मैं अगर मुतमिन नहीं भी हूं, लेकिन मेरी क़यादत अगर मुतमिन हो गई है तो मैं तो अपनी क़यादत का पाबंद हूं ना कि मैं उसके ऊपर अमल दरामद करूं और मनोअन करूं। तो इस बात पे चौधरी परवेज लाई साहब ने हमें हदायत जारी की है कि कल मुश्तरका इजलास में शामिल भी होना है और कानून साजी का हिस्सा बनना है और हुकूमती कानून साजी के साथ तावन करना है। ऑपोजिशन ने राब्ता किया इस मामले को लेकर, क्योंकि ऑपोजिशन बड़ी पुरुम्मीद है कि हुकूमती इत्तेहादियों के साथ भी वो राब्ते में है और कल कोई सरप्राइज दे सकती है ऑपोजिशन। देखें, हमारी जमात जो है और हमारी क़यादत जो है वो राब्ते तो कभी नहीं तोड़ती, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे अलाइज हो। पूरी सियासी एलीट से साथ हमारी जमात की और हमारी क़यादत के हमेशा राब्ते रहते हैं और इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं कि जमहूरियत की बुनियाद ही राब्ते हैं, इंटरेक्शन है, मशावरत है और ये अमल हमारी जमात के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। हमारी क़यादत हमेशा राब्ते रखती है, खुले दरवाजे की सियासत करती है, बंद दरवाजों से कोई सियासत मुमकिन नहीं होती। क्या ये बात दुरुस्त है कि पेंडोरा लीक्स में जो मोनू सिलाई साहब का नाम आया और जो फिर बाद में कमेटी पे बनी इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्या ये प्रेशर इस मामले पर इसीलिए डाला जा रहा है कि उधर से तहकीकात बंद करवाई जाएं? ये भी कहा जा रहा है। और देखें, ये मफरूज़े हैं, मफरूज़ों पे बात करने की क्या ज़रूरत है? कहाँ नाम आया और कहाँ अगर किसी जगह पे कोई नाम है तो पहले भी कई इंक्वायरियां हम भुग चुके हैं। इंशाल्लाह हमारे हाथ साफ है, हमें इन चीज़ों से कोई डर नहीं है। हम करप्ट लोग नहीं हैं। मोनू सिलाई साहब ने कौन सी पहले वजारत की थी जिसके अंदर उन्होंने या किसी जगह पे वो सरकारी ओहदेदार रहे थे जिसकी वजह से उन्होंने कोई करप्शन की होगी? खुदा ना खास्ता उनके मुतल्लिक तो इतनी इंक्वायरियां हो चुकी हैं और हर इंक्वायरी में अल्हम्दुलिल्लाह वो साफ शफाफ बाहर निकले हैं। वह वालिद वजीर आला रह चुके हैं तो वालिद के खिलाफ भी तो कोई सबूत होना चाहिए ना। अल्हम्दुलिल्लाह उनके खिलाफ कितनी इंक्वायरियां हो चुकी हैं और हर इंक्वायरी में वो क्लियर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी सवाल, क्या आपकी क़यादत को इस बात का इदराक है कामिल अली आगा साहब कि जितनी महंगाई बढ़ चुकी है, जितना एक आम आदमी का बुरा हाल हो चुका है, ज़ाहिर है 2023 के इलेक्शन में आप लोगों ने उसी अवाम के पास वापस जाना है, तो आपकी इस हुकूमत का किया हुआ आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। अवाम तो आप लोगों से पूछेंगे भाई जिनके इत्तेहादी रहे उन्होंने हमारा ये हाल कर दिया, तो क्यों, किस मुंह से आप लोग हमसे वोट मांगने आए हैं? ये वो बात है शादिया जो मैं पिछले 3 साल से मैं आपके चैनल्स के ऊपर आके बार बार कर रहा हूँ और यही वो रिजर्वेशंस हैं जिसकी बिना पे हमने हुकूमत को ये साफ साफ कह दिया था कि अगर आप आम आदमी को रिलीफ नहीं देंगे तो हमारा आइंदा इलेक्शन में जाना मुश्किल हो जाएगा और सबसे ज़्यादा आपको परेशानी होगी। आप बड़ी जमात हैं, हम छोटी जमात हैं, हमारे लिए मुश्किलात होंगी तो आपके लिए बढ़ चढ़ के होंगी। यही तो चीज़ें हैं जिसकी बिना पे हम इनसे यकीन दहानियाँ मांग रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी को सहूलत मिले। देखें, 2 किस्म की महंगाई है, एक बैनुल अक़वामी वजूहात हैं और एक एडमिनिस्ट्रेशन की कमज़ोरी की वजह से यहाँ पे महंगाई के ऊपर कंट्रोल ना करना, कीमतों में बेजा इजाफे को कंट्रोल ना करना, ये तो एक बड़ा रिलीफ मिल सकता है आम आदमी को अगर इंतज़ामी दुरुस्तगी हो जाए और लोकल लेवल पे हल्का वाइज जो है कमेटियां तश्कील दी जाएं, इलाका मजिस्ट्रेट जो है उनको बहाल किया जाए और ये जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं उनको जो है वो फहाल किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, मुमकिन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग क़ानुमा कामिल अली आगा साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, एक साबिक चीफ जस्टिस का दूसरे साबिक चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम और तीसरे चीफ जस्टिस का एक्शन। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक जज राना शमीम के बयान हल्फी में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार पर जो इल्ज़ामात लगाए गए उसके सबूत मांगे और अगर सबूत नहीं दिए गए तो तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस खबर को अदालत पर हमला करार देते हुए कहा कि इतने बड़े अखबार ने हक़ाइक़ को जाने बगैर ही हल्फनामा छापा। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा एहतसाब ज़रूर करें लेकिन निज़ाम अदल के रास्ते में रुकावट ना बने। याद रहे कि साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड राना मोहम्मद शमीम ने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने नवाज शरीफ के केस में अदालत पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करके मरियम नवाज और नवाज शरीफ को 2018 के इलेक्शंस तक जेल में रखने की हिदायत जारी की थी और इस पर उन्होंने अपना हल्फिया बयान की तस्दीक करवा के उसे पेश किया है, जिसे एक अखबार ने छापा। अखबार में छपते ही मुस्लिम लीग नवाज इस खबर को भरपूर सियासी माइलेज के तौर पर इस्तेमाल भी कर रही है और कह रहे हैं कि इस पर इंसाफ होना चाहिए। और दूसरी तरफ हुकूमत इस खबर को शगुफा करार दे रही है, मज़िका खेज करार देकर वो तो इसको अहमियत भी नहीं दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या बयान हल्फी की कोई कानूनी हैसियत है और क्या अब राना शमीम को अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात का सबूत देना होगा। मैं बात करूंगी, मुझे साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान साहब आपका। शाहिद साहब, मुल्क की सियासत में एक हलचल मच गई है राना शमीम के एफिडेविट को लेकर। हुकूमत ये कह रही है कि मुस्लिम लीग नून की साजिश है, प्रोपेगेंडा है। लंदन से सारा नोटराइज करवाया जाता है, जहां से नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स को नोटराइज करवाया जाता है। फिर कहा गया है कि ज़ाती ताल्लुकात है नवाज शरीफ के साहब के उनके साथ, माजी में आप लोगों ने ही जज लगाया उनको और आज उनको अपने लिए रिलीफ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मज़ा का खेज बातें हैं। एक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान ने एक एफिडेविट दिया है। ये उन्होंने सुनी सुनाई बात नहीं की। उन्होंने कहा जी मेरे सामने ये बात हुई है कि उस वक़्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने टेलीफोन किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज को, जो अभी भी जज हैं उसी हाई कोर्ट में, और उनसे कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ की जो बेल है वो आप इलेक्शन से पहले ना होने दें। और ये रजिस्ट्रार को भी फ़ोन किया और उन जज साहब को भी फ़ोन किया। ये उन्होंने एक हल्फिया बयान दिया है। राना शमीम साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं, मुल्क से बाहर नहीं हैं। उन्होंने बयान दे दिया है। अब ये इतनी मैं इसको एक बड़ी बात समझता हूँ कि एक तो जुडिशरी के मामले में इंटरफियर किया चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, जिसको उनको इख्तियार नहीं था, और दूसरा उन्होंने इलेक्शन के प्रोसेस में इंटरफियर किया। ये एफिडेविट में कहा गया है। अब इस बात की तह तक पहुंचना ज़रूरी है। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एहतराम करता हूं, अगर वो समझते हैं कि ये कंटेम्प्ट का मामला है तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बात उससे आगे जाती है। बात ये जाती है कि क्या ये वाक़या हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि या चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान उस वक़्त के झूठ बोल रहे हैं या चीफ जस्टिस पाकिस्तान झूठ बोल रहे हैं। इस बात की हकीकत तक पहुंचना ज़रूरी है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इन बातों का कोई किसी मंतकी इंजाम पे ये बातें पहुँचें, ताकि कम से कम इस मुल्क के अवाम को हक़ाइक़ तो मालूम हो कि होता क्या रहा है मुल्क के अंदर। सही। शाहिद साहब, क्या आपके जहन में ये सवाल उठा एफिडेविट को देखने के बाद, ये सारी कहानी जो भी बताई गई इस एफिडेविट में, जो वाक़या बताया गया कि जिस जज साहब का नाम लिया जा रहा है और जब ये सारी समातें हो रही थी कि उन जज को उस वक्त फ़ोन किया गया, वो तो उस बेंच का हिस्सा ही नहीं थे, इवन वो उस वक्त इस मुल्क में ही नहीं थे, तो ये सवाल आप लोगों के जहन में आया कि उस जैसे जज को फ़ोन करना और इंस्ट्रक्शंस देना जो उस बेंच का हिस्सा भी नहीं है, इवन कि वो मुल्क में भी नहीं है, तो इसका क्या फ़ायदा होगा? जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि इस बात की हक़ाइक़ तक पहुँचना ज़रूरी है। ये जब तमाम हक़ाइक़ सामने आएंगे, मेरे पास तो हक़ाइक़ नहीं है, मैं तो सिर्फ एफिडेविट देखा है। हक़ाइक़ सामने आएंगे तो बात बड़ी क्लियर हो जाएगी। ये इसकी तह तक पहुंचना ज़रूरी है। और हमारे मुल्क में सुपीरियर जुडिशरी जो है वो इख्तियारात रखती है सो मोटो, किसी मामले को भी किसी वक़्त ले सकते हैं, और लिया गया है। आपके सामने इस मुल्क के वज़ीर आज़म का ट्रायल किया सुप्रीम कोर्ट ने खुद, कि आपने एक अकामा रखा था, लिया था
जिसके लिए आप एक कंपनी के डायरेक्टर बने थे, वो तनख्वाह आपने नहीं ली तो वो आपका एसेट बन गई। कंपनी ख़त्म हो चुकी है लेकिन आपका एसेट बन गई और आपने वो डिक्लेयर नहीं किया। इसके लिए इलेक्शन के कवानीन मौजूद थे कि इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त जाती कि जनाब ये एसेट डिक्लेयर नहीं हुआ, पूरा प्रोसेस चलता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल कर दिया, हुकूमत टूट गई। तो अब तो मामला उससे बहुत ज़्यादा सीरियस है कि एक सिटिंग चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर एनी शाहिद जो है और जो आम आदमी नहीं है, वो चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान थे उस वक़्त, वो कसम उठाकर कह रहे हैं, हलफ उठाकर कह रहे हैं कि जनाब मेरे सामने ये बातें हुई हैं। तो अब इस बात की तह तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इसके जो असरात हैं बड़ी दूर तक जाते हैं। लेकिन बहुत से सीनियर वकीला भी शायद साहब ये एक बात कर रहे हैं कि इस एफिडेविट की कोई अहमियत नहीं है, ये कैसे प्रूव करेंगे कि ये वाक़या हुआ था, ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, वो उस वक्त साकिब निसार साहब उनके पास आए थे, फिर रजिस्ट्रार को इंस्ट्रक्शन दी, फिर उस जज को टेलीफोन किया, ये साबित करना बड़ा मुश्किल होगा। और फिर हुकूमत की इस बात में वज़न नहीं है क्या कि राना शमीम साहब के ज़ाती ताल्लुकात हैं नवाज शरीफ साहब से, उनको ख़ुद ज़ाती हैसियत में लगाया गया 2015 में क्योंकि ताल्लुकात थे उनसे, तो वो कह रहे हैं कि माजी में भी इस्तेमाल किया गया जजेस को रिलीफ लेने के लिए और दूसरों को सजाएं दिलवाने के लिए, और आज भी नून लीग ये कर रही है। ये कल से हुकूमत ये बात कर रही है। जी, ये बड़ी घटिया सी बातें होती हैं। जो चीफ जस्टिस जिनकी बात हो रही है वो भी नवाज शरीफ साहब के लॉ सेक्रेटरी भी रहे हैं, उनकी वालिद की ज़ाती कंपनी के भी वकील रहे हैं, तो ये बातें अपनी जगह पर हैं। एक शख्स जो चीफ जस्टिस रहा हो, हमें उसकी बात पर तो यकीन करना चाहिए ना। जो कह रहा है उसकी बात की तफ्तीश कर लें, अगर वो झूठ बोल रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन आप इसको इस तरह डिसमिस नहीं कर सकते कि जी फलाने की इनसे दोस्ती थी या नहीं थी, या ये हुआ या नहीं हुआ। हमने जो आपके नैब के चेयरमैन भी हमारे ज़माने में ही लगे थे, तो जो हरकतें वो कर रहे हैं वो भी आपके सामने हैं। तो बहुत से लोग लगते हैं, वो आपके ज़ाती मुलाजिम नहीं बन जाते, लेकिन साकिब निसार साहब भी तो तरदीद कर रहे हैं ना, बेसिस पर वो लगाए जाते हैं, तो तरदीद कर रहे हैं, सारे इल्जामात की तरदीद कर रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ उन्होंने तरदीद कर दी, दूसरे ने हलफ उठाकर बयान दे दिया है। अब इसकी तय तक पहुंचने का एक ही तरीका है, क्योंकि ये जिसको मोटो पावर रखती है इस मामले को उठा लें, इस पर एक कमीशन बना दें, जुडिशियल जो भी करना चाहते हैं, मुझे प्रोसेस का पता नहीं है, लेकिन उसको देखें, उसकी तय तक पहुंचे और इनमें से एक आदमी को सजा दें। अगर झूठ बोला गया उसको सजा दें, अगर दूसरे ने वाकई मुदाखलत की उसको सजा दें, ताकि लोगों का एतमाद अदल के निज़ाम पे बहाल हो। शायद साहब 17 नवंबर को बड़ी अहम इंपॉर्टेंट हेयरिंग होने जा रही है मरियम नवाज साहिबा के बेल केस को लेकर। 10 नवंबर को एफिडेविट पर लंदन में दस्तखत होते हैं। ये असरअंदाज होने की कोशिश है क्या? ये ऑपोजिशन हुकूमत ये बात कर रही है। देखिए, हुकूमत तो हर किस्म की बातें करती रहती है। हुकूमत की क्या बात है, आज झूठ बोल देंगे, कल कुछ और कह देंगे। बात ये है कि जो आदमी अपील कर रहा होता है, जो मुल्ज़िम होता है, मुजरिम, जो भी आप उसको समझें, ये उसका हक होता है, वो कह सकता है जज पे मुझे आप पे एतमाद नहीं है। ये पूरी दुनिया का निज़ाम है, सही। तो उस जज को वहाँ से हटना पड़ता है, वरना इंसाफ का निज़ाम, इंसाफ फिर वहाँ पर मुकम्मल नहीं होता। तो ये भी बात हो सकती थी। अब तो एक इंडिपेंडेंट शख्स ने एक बात उठा दी है जिसमें उसी बेंच के एक जज साहब का नाम आ गया है। बिल्कुल सही। और इस बारे में जो भी हकायक है सामने आने चाहिए। कल ज्वाइंट सेशन होने जा रहा है, हुकूमत बड़ी पुरुमीद है, नाराज इत्तेहादियों को भी मना है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करने की यकीन दहानी करवा ली है। लेकिन अपोजिशन दूसरी तरफ ये कह रही है कि इत्तेहादियों से राब्ते हैं, सरप्राइज़ हो सकता है, हम सरप्राइज़ दे सकते हैं। क्या कल जो हुकूमत करने जा रही है कामयाब हो जाएगी? हुकूमत कल जो भी करने जा रही है नाकाम ही होगी। और आप कहें जी सुबह कल 11-12 बजे आके जॉइंट सिटिंग कर लें, ये तो मजाक हुआ। फिर हुकूमत खुद कह चुकी है, स्पीकर साहब ने ख़त लिखा है कि जनाब इस मामले को कंसेंसस से, ये बड़ी कौमी नोयत के मामलात हैं, तो कंसेंसस से ये लेजिस्लेशन होनी चाहिए। ये बड़ी दुरुस्त बात है। हमने उस बात को मान लिया और हमने उसका रास्ता बता दिया जो मरवजा तरीका है कानून बनाने का। उसका ख़त, बड़ा क्लियर ख़त लिखकर स्पीकर साहब को भेज दिया। अगर आप उसको भी इग्नोर करके आप ये अपनी अददी बर्तरी की बुनियाद पर ये पास करना चाहते हैं, तो
कल कोई और हुकूमत आएगी, वो अददी बर्तरी की बुनियाद पर ये कानून वापस कर देगी, तो फ़ायदा क्या इन चीज़ों का। इसीलिए जो चीज़ें मुस्तकिल होती हैं, जो वक्त के साथ तब्दील नहीं होती, जिस तरह इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं जो हर एक पे असरअंदाज होते हैं, वो हमेशा कंसेंसस के साथ मुतफिका तौर पर उनको पास किया जाता है। उनको उजलत में और धौंस धांधली के जरिए वो चीज़ें पास नहीं होती। आप लोगों को डर है, खौफ है, आप लोग डरते हैं, ना जाने क्यों। आप लोग, प्राइम मिनिस्टर ने आज एक जगह खिताब किया और कहा कि ऑपोजिशन डर रही है मशीनों से, जी इसीलिए सपोर्ट नहीं कर रहे आप लोग। जी हम नहीं डर रहे, पाकिस्तान डर रहा है, पाकिस्तान डर रहा है। पाकिस्तान ने मशीनें देखी हैं, पाकिस्तान ने RTS भी देखा है। आज लोग महंगाई से डर रहे हैं। वो कहते हैं जो इलेक्शन चोरी हुआ 2018 में, आज हम वो भुगत रहे हैं। तो कल जब आप मशीनें लगा देंगे तो पाकिस्तान में कौन सा इलेक्शन गैर जानिबदार होगा, कौन सा फेयर इलेक्शन होगा। परेशान तो लोग हैं, क्योंकि इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन दिन ख़त्म नहीं होता, उसके वही असरात होते हैं। जो आज वज़ीर-ए-आज़म उस इलेक्शन के नतीजे में आया, जो उसके वज़ीर आए, जो उन्होंने मुल्क की मईशत तबाह कर दी, आम आदमी की ज़िंदगी तबाह कर दी, मुल्क को एक बुरान में डाल दिया है। लोग इस बात से परेशान होते हैं। पिछले एक हफ्ते के दौरान क्या हुकूमत ने ऑपोजिशन को इंगेज करने की कोशिश की? क्योंकि आपको भी याद होगा जब पोस्टपोन किया तो कहा गया कि ऑपोजिशन से भी बात करेंगे, इत्तेहादियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी दूर करेंगे। ज़्यादा यही तासुर मिला था कि ऑपोजिशन पर डालने की कोशिश की है कि शायद हुकूमत ऑपोजिशन को इंगेज करना चाहती है, वाकई में साथ लेकर चलना चाहती है। तो पिछले एक हफ्ते के दौरान कोई रब्ता किया हुकूमत ने आप लोगों से? मैंने अभी आपको बताया ना कि स्पीकर साहब ने ख़त लिखा था, वो भी पब्लिक नॉलेज में है, हमारा जवाब भी पब्लिक नॉलेज में है। तो अगर कोई नीयत साफ़ होती, बदनीयती ना होती सारे मामले में, तो उस ख़त पर कोई बहस होती, कोई मीटिंग बुलाई जाती कि जनाब ये तरीक़ाकार है। हमने वो तरीक़ाकार लिखा है जो हमेशा पार्लियामान में रहा है, ये कोई नया तरीक़ाकार नहीं है, ये पार्लिमानी रवायत है। तो अगर आप उस ख़त लिखने के बावजूद भी अगले दिन ही मीटिंग बुला रहे हैं, तो फिर आपको मुबारक हो ये काम। इसमें नुकसान तो मुल्क का होगा, मुल्क के अवाम का होगा, पार्लिमान का होगा। आप अपना मकसद शायद हासिल करने की कोशिश कर लें, जो कि मेरा नहीं समझता हूँ कि आपको वो मकसद हासिल होगा, लेकिन तकलीफ मुल्क को होगी, मुश्किल में मुल्क पड़ेगा। तो कल इत्तेहादियों के साथ मिलकर कोई सरप्राइज मिल सकता है? देखिए, इत्तेहादियों को तो टेलीफोन कॉल आ गए हैं, वो बेचारे परेशान बैठे हुए हैं। वो भी जानते हैं कि इस नाम नहाद इंतखाबी इस्लाहात का मकसद क्या है। तो परेशानी तो सबको है, लेकिन मजबूरियाँ भी हैं। तो फिर तो समझ लेना हुकूमत कामयाब हो जाएगी। रहती है, पिछले हफ्ते वो हासिल नहीं कर सके थे। जी उन्होंने मेहनत की है, तो कल पता चलेगा। अददी बर्तरी तो उनके पास है ना पार्लियामान में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लोग परेशान हैं। लोग जो इत्तेहादी भी हैं, जो उनके अपने MNA हैं, वो समझते हैं कि जो हालत आज इस हुकूमत ने अवाम की कर दी है, अब हम हल्के में जाने के काबिल नहीं हैं। अगर हम अगले इलेक्शन में इस हुकूमत के टिकट पर गए, इस पार्टी के टिकट पर गए, तो हमें लोग वोट नहीं देंगे, हमारी सियासत तबाह हो जाएगी। ये तो इत्तेहादी भी परेशानी तो ये है। ये भी कामिल अली आगा साहब मेरे प्रोग्राम में थे, के जरिए उनकी वो ये बात कर रहे थे कि हमें ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कल को वोट कौन देगा, किस मुंह से वोट मांगेंगे जाके। यू आर वेरी राइट। और इत्तेहादियों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये। जी तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर कल कामिल अली आगा साहब ने वोट दे दिया तो फिर आपको क्या हासिल होगा इस बात से? सही असल बात तो ये है ना। तो इसलिए ये मामलात में हमेशा कहता हूँ, इस मुल्क में ट्रूथ कमीशन बनाए, बड़े तल्ख मामलात हैं इस मुल्क के। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को 3 बड़े चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं: दाइश, मुआशी बहरान और इंसानी बहरान। इन तीनों चैलेंजेस से नबूरदाज़मा होने के लिए तालिबान को आलमी ममालिक की मदद की बहुत ज़रूरत है, मगर इस वक्त आलमी ज़मीर बेदार होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, जबकि तालिबान अपने तय कोशिशों में लगे हुए हैं। काबुल में होने वाले खुदकुश धमाकों की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की, जिस पर तालिबान ने दाइश के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू की। दाइश के खिलाफ ऑपरेशन में 4 जंगजू हलाक जबकि कुछ ज़ख्मी भी हुए। तालिबान ये कहते हैं कि दाइश के खात्मे तक
दाइश के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में होने वाले नाज़रीन ट्राइका इजलास में पाकिस्तान, चाइना, रशिया और अमेरिका ने तालिबान से रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक किया है। तालिबान ने अफ़गानिस्तान में अपनी हुकूमत इसी तरह उजलत में कायम की जिस तरह उजलत में अमेरिका यहाँ से भागा था। अब इस उजलत में ना तो अमेरिका ने अफ़गान तालिबान को मजबूत करने की कोशिश की और ना ही तालिबान ने मुआहदे में अमेरिका से मुआशी ताउन का कहा या इसके लिए अपना कोई बंदोबस्त किया। अब अमेरिका ना तो अफ़गानिस्तान के जो मुंजमद असासे हैं इनको रिलीज़ कर रहा है और ना ही आलमी मुआशी तंजीमें अफ़गानिस्तान के अवाम की इमदाद करने के लिए तैयार नज़र आ रही हैं। मगर अफ़गानिस्तान की मदद और इसके साथ ताउन का कहने पर पाकिस्तान को भी दुनिया आज शक की निगाह से ही देख रही है। और जब अफ़गान तालिबान अपने अवाम के लिए इमदाद की बात करते हैं या ये कहते हैं कि हमारे जो मुंजमद असासे हैं इनको बहाल करें, तो यूरोपीय यूनियन और मगरबी ममालिक ख़वातीन के हुकूक़ की बात करने लगते हैं, दीगर इशू की तरफ उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। अफ़गानिस्तान में आने वाला बहरान सिर्फ अफ़गानिस्तान या इसके हमसाया ममालिक के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए यकीनन ख़तरा है। मगर आलमी ममालिक इस ख़तरे से जानबूझकर आंखें चुरा रहे हैं और बेहिस्सी का मुजाहरा कर रहे हैं। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा ये बात कर चुका है कि सर्दियों के मौसम में अब बहुत ज़्यादा खुराक की किल्लत अफ़गानिस्तान में होने वाली है। मैं बात करूंगी, मुझे अफ़गान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल शाहीन साहब आपका। सबसे पहले तो इस वक्त हम बात करें मुआशी बहरान की, इंसानी बहरान की, जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में बढ़ता जा रहा है। जब से आप लोगों ने कंट्रोल संभाला है, आप लोगों ने इक़्तिदार पर जो है वो कब्ज़ा किया है, काबिज़ हुए हैं, अपनी हुकूमत संभाली है, तब से ही पूरी दुनिया ये जानती है कि वहाँ पर पैसों की ज़रूरत है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, खुराक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो नहीं मिल रहे हैं। तो कैसे आप लोग अपना जो है ना वो लोगों के जो मामलात हैं उनको चला रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। पहला मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कुदरत पर काबिज़ नहीं हुए। हमने 20 साल के जहद आज़ादी की, उसके नतीजे में और अफ़गान आवाम की हिमायत से हमने आज़ादी हासिल की। और आप जानते हैं कि हम चाहते थे कि पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाए, लेकिन वो काबुल एडमिनिस्ट्रेशन के जो हेड था वो ने सब कुछ सडनली अबैंडन किया। तो हम मजबूर हो के काबुल के सिटी में दाखिल हुए ताकि उधर सिक्योरिटी को मेंटेन करें। वो उधर जो बैंडेड से चोर थे, लोगों के प्रॉपर्टीज लुटा रहे थे, लोगों को कत्ल कर रहे थे, उसको प्रिवेंट किया। दूसरा ये है कि ये जो ख़जाना खाली उन्होंने जो छोड़ा है, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी था ख़जाने में उन्होंने सब कुछ लुटा के अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उसको सारी चीज़ खाली छोड़ दिया। जब अमेरिका के साथ आप लोगों का मुआहदा हुआ, क्या उस मुआहदे में यकीन दहानियां नहीं ली गई थी या करवाई गई थी कि जो मुआशी चैलेंजेस होंगे आप लोगों के इक़्तिदार में आने के बाद, कंट्रोल संभालने के बाद, उससे आप लोगों ने कैसे निपटना है? या अमेरिका से आप लोगों ने मुतालबा नहीं किया कि आप लोगों को हमारी मदद करना होगी? मुतालबा तो हमने कई बार किया है, एक बार नहीं है, अभी भी कर रहा हूँ। लेकिन जो एग्रीमेंट है दोहा एग्रीमेंट, उसके मुताबिक हमें चाहिए और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। और अमेरिका का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अफ़गानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन में हिस्सा ले, अफगानिस्तान के वो इस्लामिक गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करे। आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से बारहा ये कहता आ रहा है, आज भी पाकिस्तान यही कह बात करता है कि पूरी दुनिया को आगे आकर अफगानिस्तान के लोगों की, अफगानिस्तान में आप लोगों की मदद करनी चाहिए मुआशी तौर पर, इंसानी बहरान वहाँ पर बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन दुनिया पाकिस्तान को शक की निगाह से ही देख रही है। अभी जो ट्राइका प्लस मुज़ाकरात हुए जिसमें इत्तफाक हुआ कि पाकिस्तान, रशिया, चाइना, अमेरिका रवाबित रखेंगे आप लोगों से। पाकिस्तान तो ऑलरेडी बात कर रहा है कि आप लोगों के साथ दुनिया को एंगेज, दुनिया को करना चाहिए। अमेरिका आप लोगों से किस तरह राब्ते में है?
क्या अमेरिका कोई मुतालिबात कर रहा है, दुनिया के मुतालिबात आपके सामने रख रहा है? अमेरिका किन शराइत पर आप लोगों के साथ बात कर रहा है या रवाबित रख रहा है? हमारी और अमेरिका के बीच में एक क्राइटेरिया है, एक डॉक्यूमेंट है, वो है दोहा एग्रीमेंट। हम उस पर बिल्कुल उसको रियायत कर रहे हैं। जो हमारी कमिटमेंट है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अमेरिका भी उस पर अमल करे, क्योंकि ये एग्रीमेंट यूएन के तरफ से भी इंडोर्स हो चुका है। तो लेकिन मेरे ख्याल में द बॉल इज इन देयर कोर्ट। जो भी कर रहे हैं वो ये सैंक्शंस और रिजर्व का फ्रेजिंग जो है वो एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रेशर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो एग्रीमेंट दुनिया प्रेशर डाल क्यों रही है आप लोगों पर? खवातीन के हुकूक की बात की जाती है, वो आप लोगों ने बड़ी यकीन दहानियां कराई। ऐसे कौन से इकदाम दुनिया आप लोगों की तरफ से चाह रही है कि आप करके दिखाएं कि दुनिया को यकीन हो कि वहां पर इंसानी हुकूक का ख्याल रखा जा रहा है, वहां पर खवातीन को आज़ादी है, वहां पर खवातीन के हुकूक को पामाल नहीं किया जा रहा है, तो दुनिया आप लोगों को एक्सेप्ट करने को तैयार होगी? ऐसे कौन से इकदाम दुनिया आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रही है? ख़वातीन के तालीम और उसके एक्सेस टू वर्क, ये तो हमारी पॉलिसी है। अभी आप जानते होंगे या ऐसे रिपोर्ट्स आपने पढ़ा होगी, जो कई प्रोविंसेस में सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल्स वो जारी है, अभी ऑपरेशनल है। तो हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। जो हमारी पॉलिसी थी, हम मीडिया को कह रहे थे, हम इम्प्लीमेंट कर रही है। दूसरा जो बेसिक राइट्स है वो भी हम दे रहे हैं। अभी वो मीडिया है, वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फीमेल एंकर्स सारे मीडिया आउटलेट्स में काम कर रही है। यूनिवर्सिटी में फीमेल स्टूडेंट जो है वो क्लासेस को अटेंड कर रही है। वो इसमें भी ऐसा मुश्किल नहीं है। मैं हैरान हूँ जो लोग वो ह्यूमन राइट्स का स्लोगन रेज करते हैं, वो उसके नहीं तकते ह्यूमन राइट्स को कह के वो हम ह्यूमन राइट्स के एडवोकेट है, लेकिन प्रैक्टिकली वो काम कर रहे हैं जो अफगानिस्तान के 40 मिलियन लोगों को उसको पनिश कर रहे हैं, उसको तकलीफ दे रही है। जो क्राइसिस है हम और नहीं चाहते। हमारे जो अपनी रिजर्व है वो चाहते हैं एज अ इंडिपेंडेंट मुल्क। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में मनी का इनफ्लो हो, आउटफ्लो हो। ये हमारा हक है जैसे दूसरे ममालिक में है। जो तो आप समझ रहे हैं कि इस वक्त जो ह्यूमन क्राइसिस है इसका जिम्मेदार मगरिब है, दुनिया है, अमेरिका है। हर मुल्क चाहता है कि इंडिपेंडेंट हो। जी, इस ह्यूमन क्राइसिस की जिम्मेदार अमेरिका है, मगरिबी दुनिया है। जो बिल्कुल ये अगर ये क्राइसिस सैंक्शन के नतीजे में या दूसरे अमाल के नतीजे में जो ये मुमालिक कर रही है, उसके नतीजे में ये क्राइसिस बढ़ जाए तो जाहिर है उसकी जिम्मेदारी उन पर है। हमारी हाथ खाली है, जो भी है हम कर रही है, तो उसको हम बिल्कुल स्पेयर नहीं करते और भी करेंगे, क्योंकि ये हमारी मुल्क है, हमारे अवाम है, उस पर हमारा हक है। पहले हम लड़ रहे थे जंग आज़ादी के लिए, अपने खून बहा रहे थे, लेकिन अब अपने अरक बहाएंगे इस मुल्क के लिए, तामीर नव के लिए, अपने लोगों के लिए, तो ये अपने वतन के लिए। सही। सुहेल शाहीन साहब, एक और बहुत बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए, वो है दाइश। जब से आप लोगों ने कंट्रोल संभाला, इक़्तिदार संभाला, तब से बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात भी हुए, बहुत से हमले भी हुए जिनकी ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल की। आप लोगों ने एक ऑपरेशन भी किया, आप लोग कार्रवाइयाँ भी उनके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। इस वक्त दाइश, अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ कि अफ़गानिस्तान के कितने हिस्से में, कितने फ़ीसद हिस्से पर दाइश मजबूत है, तो इसका क्या जवाब है? दाइश के आज भी ख़तरा है आप लोगों के लिए, अफ़गानिस्तान की ज़मीन के लिए? ऐसा जाहिर में तो अफगानिस्तान के कोई सूबे में, कोई जगह में दाइश नहीं है। वो भी जो है सीक्रेट जो अटैक्स कर रही है, क्लैंडस्टाइन, वो करते हैं, लेकिन उसने भी जो पॉवर्टी है, अफगानिस्तान की सिचुएशन वो सैंक्शन के नतीजे में प्रिवेलेंट है। उसके लिए उन्होंने एक रिक्रूटमेंट ग्राउंड प्रोवाइड किया है,
वो भी वो उसके लिए, लेकिन वो ऐसा थ्रेट नहीं है कि अफगानिस्तान की वो जो गवर्नमेंट को चैलेंज कर दे, वो करते हैं ऐसा इंसिडेंट। सही। अच्छा, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान की बातचीत हुई, पाकिस्तान में उसके खिलाफ भी बड़ी आवाज़ें उठी, आप लोग उसमें सालिस का किरदार आप लोगों ने अदा किया, क्या इस बात की गारंटी है? इससे पहले भी बड़े आप लोगों को भी पता है कि TTP के साथ पाकिस्तान के इससे पहले भी मुआहदे हुए, लेकिन कुछ भी हतमी कोई नतीजा उसका नहीं निकल सका। क्या इस बात की गारंटी है कि इस मुआहदे के बाद TTP पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं करेगी? देखो, गारंटी की बात तो वो उसकी आपस की बात है, TTP के और पाकिस्तान गवर्नमेंट के, क्योंकि वो माहिदा उन दोनों के बीच में हुआ है। इसमें अफगानिस्तान तो गारंटर नहीं है, लेकिन हमारे कमिटमेंट है दोहा एग्रीमेंट के बिना पर कि हम अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी मुल्क के खिलाफ इजाज़त इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे, ये हमारी कमिटमेंट है। लेकिन दूसरा है वो रिकन्सिलिएशन है दोनों मुल्कों में है, उसको रिफर करता है। हकानी साहब क्या इसके गारंटर नहीं है? हमने रिकन्सिलिएशन किया है, लेकिन ऐसा कि वो गारंटर है ऐसा तो मैंने नहीं सुना है कि ऐसा ऐलान किया हो। लेकिन आप लोगों ने ये तो कहा था ना कि अगर वो डिटेल्स मेरे पास नहीं है। अच्छा। कि वो ऐसा ऐलान, लेकिन आप लोगों की तरफ से ये तो कहा गया था कि अगर TTP ने कार्रवाइयां की पाकिस्तान के खिलाफ, वहां कुछ इस तरह आप लोगों की जमीन को इस्तेमाल किया, तो आप फिर उनके खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे। हमारे तो हमने पॉलिसी को ऐलान किया है, वो एक ग्रुप के लिए नहीं, सारों के लिए, कि अब दोहा एग्रीमेंट के असास उसके बिना पर हम किसी ग्रोह को, किसी फर्द को इजाज़त नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करे। ये हमारी कमिटमेंट है, ये अभी नहीं है, पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।